CS प्रोफेशनल का ओल्ड कोर्स का आज जो पेपर हुआ है दैट इज़ SAC MDD। तो उससे रिलेटेड ये रिव्यू है पेपर का जो आज पेपर हुआ था। तो चलिए पेपर को देख लेते हैं, ओवरऑल पेपर कैसा था। ओल्ड सिलेबस का ये पेपर है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये था। इसमें यह था अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द आइदर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 1A, मतलब कि क्वेश्चन 1 में जितने पार्ट्स हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए या तो 1A का पार्ट जितना है उसको कंप्लीट कर लीजिए। और ये देखिए आपको नीचे आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ये देखिए। तो ये इसमें देखिए 1 1 1 1 1 मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और देखिए 5 सब सेट्स इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो काफ़ी अच्छा CS इंस्टीट्यूट में ये रहता है कि वो बाइफरकेट करके बता देता है कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स पे कितने कितने नंबर्स मिलेंगे, जिससे कि आपको जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको ऑलरेडी एक आइडिया लग जाता है कि हाँ आपने कितना अटेम्प्ट किया है। तो चलिए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या आता है कि ये ऑटोमेटिक रूट जो फेमा के अंदर होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें कंपनी सेक्रेटरी से पूछ रहा था कि वेदर कैन मेक अ इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया थ्रू ऑटोमेटिक रूट और नॉट, वेदर RBI अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड। मतलब कि पहले वाले क्वेश्चन में था कि RBI अप्रूवल रिक्वायर्ड है कि नहीं, ऑटोमेटिक रूट इस पर एप्लीकेबल होगा कि नहीं। स्टार्टअप कंपनी है और इस पर देखिए एक लिमिट दी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू USD 40 मिलियंस है, टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 ईयर्स, और उसकी जो नेटवर्थ दी हुई है वो 15,000 करोड़ रुपये दी हुई है, और अगर उसको USD में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो 2,000 मिलियंस होगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था जो आपने पढ़ा होगा फेमा का और ऑटोमेटिक रूट के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। सेकंड में आपसे पूछा था व्हाट इज़ द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट परमिसेबल इन दिस केस। तो अगर ये अप्रूव्ड है तो कितना इसमें मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, उससे पूछा था। इन केस ऑफ 50% एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ द AL वेदर एनी वैल्यूएशन इज़ रिक्वायर्ड। अगर 50% एक्विजिशन AL हबीबी INC की है तो क्या वैल्यूएशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर 50% का स्टेक होल्डर है उसमें तो डेफिनेटली वैल्यूएशन रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि उसका उसमें मेजॉरिटी प्रोपोर्शन उसका शेयर में है। इन केस ऑफ सच ट्रांजेक्शन इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इन RBI इन्वेंट। तो इस ट्रांजेक्शन के लिए कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है, क्या है, और हाउ ट्रांजेक्शन इज़ मेड फॉर सच इन्वेस्टमेंट, और इसकी ट्रांजेक्शन को कैसे किया जाएगा और फेमा के अकॉर्डिंग कितने का इसमें बनेगा, इसके बारे में बताना था। तो ओवरऑल क्वेश्चन इजी था, आपने आराम से बना लिया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं। और आपने इसके पहले भी CS प्रोफेशनल के पेपर का अगर रिव्यू चेक करना है तो इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको CS प्रोफेशनल के पेपर्स के रिव्यू मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ऐसे ही CS से रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वीडियोज़ इस पर आने वाले हैं कि जो आपको बेनिफिट देंगे। तो आप अपने चैनल बने रहिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा CS चैनल का, टेलीग्राम का, वहाँ पर आप ज्वाइन होकर और भी क्लैरिटी और भी ज़्यादा उसमें एडवांटेजेस ले सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका ये था कि इसमें मैं डायरेक्ट इसका क्वेश्चन का ये देख रहा हूँ कि इसमें क्या पूछा है। वेदर द ABC लिमिटेड इज ऑब्लाइज्ड फॉर कंडक्टिंग और सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट लगानी है, ये पूछ रहा है इसमें। तो देखिए ABC प्राइवेट लिमिटेड इज सब्सिडरी कंपनी XYZ लिमिटेड हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 60 करोड़ एंड टर्नओवर 180 करोड़ एज पर। तो सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए एक लिमिट रहती है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन था। और वेदर द कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हु इज़ ऑल्सो CS कैन बी अपॉइंटेड प्रोफेशनल फॉर द अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी ऑडिट। एक कॉस्ट अकाउंटेंट है जिसने कंपनी सेक्रेटरी की भी COP रखी हुई है आई थिंक प्रैक्टिस, और वो कंपनी सेक्रेटरी है लेकिन उसके पास COP नहीं है उसकी। तो क्या वो सेक्रेटरी ऑडिटर ऑडिट कर सकता है कि नहीं, तो आपको ये बताना था कि इसमें CS की COP होनी जरूर मैंडेटरी है। टू होम द सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी एड्रेस, और किसे सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है आपको बताना था उसके बारे में। बहुत ईजी क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का थे। इन विच प्रिस्क्राइब फॉर्म सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द ऑडिटर। किस फॉर्म में सब करना था, और पीनल कॉन्सिक्वेंस क्या है अगर उसने कंप्लाई नहीं किया है एज पर सेक्शन 143(12), जो कि आपके ऑडिटर पे भी लगता है, सेक्रेटरी ऑडिटर के ऊपर भी लगता है, कॉस्ट अकाउंटेंट के ऊपर भी लगता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ये थर्ड क्वेश्चन में भी आपका सेक्रेटरी ऑडिट से रिलेटेड था कि आपको सेक्रेटरी ऑडिटर अपॉइंट किया गया था। तो कंपनी हैज़ इशूड द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ऑफ द इक्विटी शेयर्स। कंपनी हैज़ इशूड इतने स्टेट इक्विटी शेयर, कंपनी ने बाई बैक किया है प्रेफरेंशियल शेयर्स को, कंपनी ने रेस किया है इतने करोड़ रुपए को, और कंपनी ने फाइनल डिविडेंड दिया है इतने का। तो इन ईच एवर इंडिकेट द डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड होते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट के टाइम पे, आपको क्या क्या इसमें कंपनी के एज़ पर द AGM, एज़ पर द एजेंडा, एज़ पर द कंप्लायंस ऑफ द कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या इसमें फॉर्म रिक्वायर्ड है उसके बारे में बताना था।
जो आपने बना लिया होगा, ये भी 1 मार्क्स ईच था। अगर मान लीजिए इसमें से एक आध फॉर्म के बारे में आपको याद नहीं है तो आप उसका मान के चलिए कि नहीं मिलेगा, बाकी में आप आंसर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन दैट इज़ डी क्वेश्चन आपका है डिविडेंड से रिलेटेड है क्वेश्चन, जिसमें कि आपको डिविडेंड डिक्लेयर किया है, इंटरिम डिविडेंड, और उसमें क्या प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा इंटरिम डिविडेंड के केस में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ये भी काफ़ी क्वेश्चन ईजी था और रिपीटेटेड क्वेश्चन था। इसमें कंपनी ने अडॉप्ट किया था फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 16 दिसंबर को, और उसका प्रॉफिट एंड लॉस जो प्रिपेयर किया था एज़ पर शेड्यूल 3 किया था कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, और वो चाहता था कि 25% इंटरिम डिविडेंड मीटिंग में दिया जाए बिफोर होल्डिंग इट्स एजीएम। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपसे एडवाइस मांग रहा है कि क्या वो एलिजिबल है इंटरिम डिविडेंड को करने के लिए, और ड्यू डिलिजेंस उसमें फॉलो किया गया है कि नहीं, और अगर नहीं तो व्हाट इज़ द पीनल कॉन्सिक्वेंस इन केस ऑफ फेलियर टू द इंटरिम डिविडेंड इट इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड। इसके बारे में बताया था पीनल प्रोविजन क्या एप्लीकेबल होगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपका चेयरमैन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इसमें जो आपका जनरल मीटिंग होनी थी उसमें चेयरमैन अब्रॉड चला गया था मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो क्या उसके बिहाफ पे अथॉरिटी दी जा सकती है एक को डायरेक्टर को कि वो उस मिनट्स को साइन कर सके, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन था। और क्या स्पेसिफिक सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स पे एप्लीकेबल होता है जो कि 2 है, तो उसके बारे में आपको बताना था। ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। चलिए हम नेक्स्ट में देख लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में जो आपका था 1 का ए जो कि अब इसका स्टार्ट हो रहा है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसमें क्या था कि डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ 17 जुलाई थी, और एनुअल रिटर्न जनरल मीटिंग की 11 अगस्त को थी। तो एडवाइस किया था कि वेदर द टाइम गैप बिटवीन डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द बोर्ड एंड द डेट ऑफ नोटिस शुड बी 30 डेज। तो आप लोगों को कंपनी सेक्रेटरी को अप्रोच किया है कि इस प्रोविज़न के बारे में आपको बताया था कि ये दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, उसके बारे में बताना था। सो सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं। व्हाट आर द पावर वेस्टेड विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अंडर 179 ऑफ द कंपनीज, कैन एनी पावर बी डेलीगेटेड टू अथॉरिटी इफ सो। तो इसमें बोर्ड की पावर बतानी थी, जो बोर्ड्स की पावर्स है जिसमें वो में बोरोइंग होती है, इन्वेस्टमेंट होता है उसकी, उसी तरह से आपकी सेल होती है, मर्जर एक्विजिशन होता है, एमलगमेशन होता है, इससे रिलेटेड थे। तो उसमें ये पूछ रहा है कि क्या कुछ पावर्स बोर्ड की डेलीगेट भी हो सकती है। तो आपको पता है कि इसमें से कुछ पावर ऐसी है जो डेलीगेट की जा सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी के बारे में बताना था। तो चेकलिस्ट बतानी थी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ऑन जनरल मीटिंग SS2 फॉर फॉलोइंग आइटम। ये थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कंडक्ट ऑफ वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एट जनरल मीटिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ मिनट्स एंड अदर रिकॉर्ड, चेयरमैन और रीडिंग ऑफ रिकॉर्ड, उसके बारे में बताना था कि क्या क्या इसमें चेकलिस्ट होनी चाहिए, क्या क्या आइटम्स को इसमें इंक्लूड करना है। चेयरमैन स्पीच, मिनट्स कंप्लीट है और उसमें सारे एनेक्जर्स हैं। एडजन मीटिंग के बारे में रीज़न बताना था और क्यों एडजन हुई थी उसका, और वो साइन करवाना था। उसी के साथ साथ कब एडजन मीटिंग होगी और रिपोर्ट्स कब रीड की जाएगी, उससे रिलेटेड था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो इलेक्ट्रॉनिक मीट में होनी थी मीटिंग, उसके बारे में बताना था कि कैसे होगी, किस फॉर्म में होगी, कैसी रिकॉर्डिंग होगी, ये सब। फोर्थ क्वेश्चन में लिस्ट आउट द पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व बाय द कंपनी सेक्रेटरी वाइल कंडक्टिंग द सेक्रेटरियल ऑडिट एंड इशू ऑफ द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग इशू ऑफ रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर के अकॉर्डिंग उसमें ये बताना था कि क्या क्या उसको चेक करना रहता है। कंपनी इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है, और मैक्सिमम रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को 20 साल आई थिंक 10 साल या 20 साल है, आप कमेंट में सेक्शन में बताइएगा, उतने तक ही इशू कर सकती है। उनमें क्या प्रोसीजर होता है, अगर कितने पे उसको रखना रहता है, उनको प्रॉपरली पेमेंट करना रहता है, और इक्विटी के पहले उनको पेमेंट करना रहता है, ये सब बताना था। सो फिफ्थ क्वेश्चन में बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें यह था कि कंपनी जो कॉर्पोरेट हुई थी 40 करोड़ में, तो उसका क्या हुआ था कि इंक्रीज़ हुई उसकी पेड अप कैपिटल 30 करोड़। तो कंपनी को एडवाइस किया गया कि सेक्रेटरियल ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया जाए, क्योंकि फेस्टिव सीजन था, फ्यू डायरेक्टर वर नॉट अवेलेबल एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सजेस्ट टू पास अ रिक्विजिट सोल्यूशन फॉर सर्कुलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ। तो क्या ये ऐसा किया जाता है क्योंकि सारे अवेलेबल नहीं थे, तो उसमें से कुछ डायरेक्टरों के कारण मैनेजिंग डायरेक्टर ने किया क्या कि पास कर देते हैं रिक्विजिट रेजोल्यूशन बाई सर्कुलेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी के लिए अपॉइंटमेंट के लिए सर्कुलेशन बाई रेजोल्यूशन पास करके किया जा सकता है। तो आपको ये बताना था क्या ये वैलिड है कि नहीं, क्या सारे डायरेक्टरों का होना इंपॉर्टेंट है, या फिर ये कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिस पे आप बाई सर्कुलेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है 2।
तो ये वाले पार्ट में भी आप देख सकते हैं कि इसमें ऑल पार्ट्स क्वेश्चन 2 के करें या तो 2A के करना रहेगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी थी जो NDA में एग्रीमेंट में हुई थी ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो सॉफ्टवेयर फॉर मीडिया पब्लिशिंग के लिए उसने डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल डिफाइन द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना था जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में आते हैं, उसके बारे में बताना था। चलिए अभी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें था कि बोर्ड्स की कंपोजिशन दी हुई थी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की। तो इसमें 8 मेंबर्स थे जिसमें से A ये था, B ये था। तो ऑडिट कमेटी में डायरेक्टर ये थे। तो आपको पता है ऑडिट कमेटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मैंडेटरी होता है और मेजॉरिटी में होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड आई थिंक क्वेश्चन था। तो इसमें था कि इस प्रोविज़न को चेक करके प्रेजेंट ऑडिट कमेटी इन ऑर्डर एज पर द कंपनी एंड इन पोस्ट लिस्टिंग ऑफ द शेयर स्टॉक if not constitute the audit committee with the above mentioned director of the requirement SEBI LODR के अकॉर्डिंग ऑडिट कमेटी का फॉर्म करना था। और उसमें फॉर्म में ऑडिट कमेटी में मेजॉरिटी, जैसे कि कंपनी में मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है कि CBI LODR और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट है। उसमें ऑडिट कमेटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टरों की जितनी भी लिमिट रहती है उससे वो लोग ज़्यादा रहते हैं, उसी के बारे में बताना था। तो ये वाला क्वेश्चन था कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड था। तो इसमें क्या था कि बोर्ड डीलिंग इन ड्रग्स एंड केमिकल इंटर एग्रीमेंट टू जॉइंटली प्रमोट द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट कंप्लेंट हैज़ बीन रिसीव बाय द कि agreement between the two companies are anti-competitive against the interest of the other in the trade. As a professional, as an expert, examine the reference to the provision of the define the factor that needs to be taken into account by the determining whether the agreement question will be have any appreciable risk. तो ये कंपटीशन कमीशन वाला क्वेश्चन था। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि एडवर्सरी इफेक्ट करता है कि नहीं। अगर करता है तो वो एंटी कॉम्पिटिटिव माना जाता है। तो आपको पता है कि अगर 2 या 2 से अधिक कंपनी फॉर्म की जाती है और अगर वो अपने प्राइस को अपने कॉस्ट से भी कम पे बेचती है तो वो एडवर्स इफेक्ट करता है और वो कंपटीशन को हार्म करता है। तो वही जो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में लिस्ट रहती है कि आपका ये कंपटीशन नहीं होना चाहिए और आपको जो न्यू एंट्रेंट है उनको निकालना नहीं चाहिए, कहीं से भी हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, इसी टाइप के उसमें पॉइंट्स है, वही आपको बताने थे। सो अभी ये क्वेश्चन देख लेते हैं 2A का। इसमें क्या था कि डाटा रूम इज़ रिक्वायर्ड द टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन मेंटेन इन द डाटा रूम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहती है उसके बारे में बताना था और किस टाइप की इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो 2 क्वेश्चन मार्क्स मतलब कि आपको उसके बारे में भी लिखना होगा, उसके बारे में लिखना होगा, तभी पूरा नंबर मिलेगा। और ये देखिए सुबी इज़ अ न्यूली स्टार्टअप एंड सेटअप फैक्ट्री रिसेंटली इन ग्रेटर नोएडा विच इज़ कॉजिंग। तो ये कॉजिंग था पब्लिकेशन रिलीजिंग बाय फ्लाई फिश डिस्चार्जिंग स्टीम द कॉज इनकन्वीनियंस एंड डिस्काउंट द पीपल द लोकेलिटी फाइल्ड बाय द पीपल। नोटिस वॉज सर्व बाय द स्टेट गवर्नमेंट की रिस्क एनालिसिस मैट्रिक्स बनाइए। तो उसके लिए पूछा है कि रिस्क एनालिसिस मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है, उसके लिए गाइड करिए। और इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम शुड हैव द एबिलिटी टू मॉनिटर ऑडिट कंप्लायंस इन द रियल टाइम मैनर टू फैसिलिटेट दिस एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द कंप्लायंस मैनेजमेंट। IT का क्या रोल होता है कंप्लायंस मैनेजमेंट में, रियल टाइम उसमें आपकी ऑडिट हो जाती है, उसमें सॉफ्टवेयर रहते हैं, टेस्ट डाटा होता है, आप सॉफ्टवेयर के थ्रू उसमें रियल टाइम बेसिस पे आप ऑडिट कर सकते हैं। अगर कोई भी डिफरेंस आता है तो वो आप चेक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ये देखिए इसको 3 + 2 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें क्या था कि बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बैंक को कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करना था। तो वो एडिशनल इक्विटी शेयर्स का इतना कर रही है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट के थ्रू। तो उससे रिलेटेड ये दिया हुआ था इक्विटी रिजर्व लॉन्ग टर्म करंट लायबिलिटी। तो आपको ये बताना था व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट। QIP के लिए क्या क्या कंडीशन होती है उसके बारे में बताना था। बैंक शुड एलिजिबल टू रेज द फंड ऑफ द QIP, क्या बैंक एलिजिबल है उसके लिए। तो उसमें ये कंडीशन होती है, उसमें कैलकुलेशन करनी रहती है, नेटवर्क निकालने के बाद उसका इतना परसेंटेज लेना रहता है। वेदर इट शुड बी परमिसिबल टू अलॉट एंटायर इशू टू 3 अलॉटी। तो क्या तीनों अलॉटी को ये किया जा सकता है, उसके बारे में आपको बताना था। तो ये आपने क्वेश्चन तैयार ज़रूर किया होगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें मार्क्स मिल जाते हैं आराम से। अब ये देख लेते हैं फैक्ट ऑफ द केस इज एंड अगेन कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स था। उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया फॉर मल्टीनेशनल रेसिडेंशियल बिल्डिंग
और वेरियस क्लॉजेज ऑफ द हाउस एग्रीमेंट हैव इम्पोज the final and constant case of the Competition Act, whether the information is succeed as there in a contravention of provision of the Competition Act. This is the answer. डिसाइडेड केस लॉस में आपको ये बताना था कि क्या वो सक्सीड हो पाएंगे जो उन्होंने इम्पोज किया था यूनिलेटरल एंड वन साइडेड क्लॉजेस. चलिए, यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी D3, तो मैनेजर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ नोटिस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी, मेड अ पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर एक्वायरिंग द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑफ द सनी, एक्सप्लेन द रेगुलेशन 26 ऑफ सेबी SSCST सेस्ट का बताना था आपको कि क्या वो उसके लिए पब्लिक अनाउंसमेंट में जो एक्वायरिंग करने के लिए कंट्रोलिंग इंटरेस्ट था उसके बारे में आपको बताना था कि. और ये बी वाले क्वेश्चन में था कि सेक्रेटरी ऑर्डर विल रिपोर्ट दैट इज डिवीजन ऑफ द फंड, उसके बारे में कौन सी सिचुएशंस होती है जिसमें रिपोर्ट करनी रहती है उसके बारे में बताना था. प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सपोजर विद source of verification on the following point: advance payment received against export not taken place, loan extended in foreign currency, interest rate swaps and forward rate agreement, foreign currency convertible bond, post shipment credit in foreign country. तो इस आपको लिस्ट बनानी थी फॉरेन करेंसी एक्सपोजर विद सोर्स फॉर वेरिफिकेशन. तो इनको वेरिफिकेशन करने के लिए क्या क्या सोर्सेज है उसके बारे में आपको बताना था कि जैसे एडवांस पेमेंट रिसीव हुई अगेन एक्सपोर्ट नॉट टेकन प्लेस, एक्सपोर्ट ऑर्डर देखना था आपको, शिपिंग बिल देखना था, वो उसके बारे में चेक करना था. लोन एक्सटेंडेड इन फॉरेन करेंसी को चेक करने के लिए कि जो लोन एक्सटेंड हुआ है इसी पे इकोनॉमिक कमर्शियल बोरोइंग के थ्रू. इंटरेस्ट रेट स्वैप और फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, FRA रेट आपका बैंक में आपने चेक किया होगा कि FRA रेट में आप बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं इंटरेस्ट को, उसके बारे में आपको उसका एग्रीमेंट है जो लोन्स की डिटेल्स रहती है उसके डॉक्यूमेंट रहते हैं वो आपको देखने थे कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं इम्पोर्ट कर रहे हैं. एज द केस में भी इंटरेस्ट रेट स्वैप, और इंटरेस्ट अगर आप लोन ले रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में जाके और आपकी कंट्री में जो रेट पड़ रहा है तो अगर कोई थर्ड पार्टी है वो भी इंटरेस्ट लोन ले रही है तो वो दोनों का स्वैपिंग के लिए एग्रीमेंट होता है इंटरमीडिएट के केस में, वो सब बताना था. फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी वाला जो बॉन्ड है जो कन्वर्टेबल है उसके बारे में चेक करना था कि कितने इशू किए गए हैं, क्या रेट चल रहा है, बॉन्ड को किस रेट पे कन्वर्ट किया जाएगा. पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी, शिप होने के बाद का जो रिसीट मिलती है, शिपिंग बिल मिलता है, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट मिलता है, उसके बारे में आपको बताना था. पाँचों क्वेश्चन देख लेते हैं, शॉर्ट नोट्स लिखने थे. इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस, एग्जेम्पशन अवेलेबल फॉर सिक्योरिटी लिस्टेड एज SME एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी. तो आपको इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस के बारे में बताना था कि इसका कैसे होता है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस किस पे चार्ज किया गया है, किस लोन पे चार्ज बनाया गया है, उसके बारे में इंस्पेक्शन करना था उस रजिस्टर पे. और कौन कौन से एग्जेम्पशन मिलते हैं सिक्योरिटी लिस्टेड को SME एक्सचेंज पे जो अवेलेबल होते हैं उनको बताना था. अगर पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ पैसे कमाती है कुछ ऐसा रहता है. रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी, तो रिस्क मैनेज करने वाली जो कमेटी होती है लिस्टेड कमेटी में वो कब फॉर्म की जाती है, क्या उस रिक्वायरमेंट होती है, कौन लोग रहते हैं, वो बताना था. बी में देख लेते हैं, आपको डिफरेंस बताना था रेलिवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट एंड रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट. जोग्राफिकल मार्केट जोग्राफी के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से होता है, और प्रोडक्ट मार्केट में वो प्रोडक्ट कहाँ पे सेल आउट होता है, जहाँ कहाँ पे उसकी डिमांड है वो होता है. मीन्स कि अगर आप जोग्राफिकल में आप देख सकते हैं कि जैसे इंडिया और USA हो गया, और प्रोडक्ट बिकता है मार्केट में अमेरिका में जैसे वाशिंगटन में. तो ये था डिफरेंस. ISO और इसमें एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें डिफरेंस बताना था. चलिए अब देख लेते हैं छठवां क्वेश्चन. द सक्सेसफुल मर्जर डिमांड दैट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स आर सेंसिटिव टू इशू ऑफ द डिबेंचर फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिसिंग कंपनी ऑनलाइन द डिफरेंस चेकआउट विद सुबी. तो मर्जर करने के लिए जो सक्सेसफुल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, उस रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें आपको बताना था. क्वेश्चन पूरा नहीं कटा हुआ है. यू एज अ प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज बीन अप्रोच्ड टू ड्यू डिलिजेंस रिगार्डिंग 50 crores गिवन, हाउ विल बी मिसयूज्ड नॉट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द पर्पज ऑफ विच दे बोरो थिंग्स. तो 50 करोड़ का इन्होंने ड्यू डिलिजेंस करके चेक करना है कि हाउ वुड यू फाइंड दैट कंपनी हैज़ मिसयूज बिटवीन फंड, कि फंड का कंपनी ने कैसे यूटिलाइजेशन किया है उसके बारे में आपको बताना था. और कंपनी इशूअर वॉज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन ऑफर ऑफ राइट ऑल द प्रोसेस कंप्लीटेड इन द मैनेजमेंट. मिस्टर मधु डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वॉज कैटेगराइज्ड फॉर डिफॉल्टर. तो मिस्टर मधु
मिस मधु डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उसे विलफुल डायरेक्टर के रूप में कैटेगराइज किया गया है बैंक के अकॉर्डिंग आरबीआई। तो इशूअर वेदर इट कैन प्रोसीड टू ऑफर द सिक्योरिटी थ्रू द राइट इशूज़, तो क्या उसे राइट इशू क्या सिक्योरिटी वाला कर पाएगा कि नहीं। विल योर आंसर इफ ये पब्लिक, अगर ये पब्लिक इशू होता तो क्या इस केस में वो विलफुल डिफ़ॉल्टर जो कैटेगराइज किया गया है तो क्या वह उसके एप्लीकेबल होता, उसके बारे में बताना था। तो दैट्स इट गाइस, क्वेश्चन ओवरऑल पेपर इजी टू मेथड था, आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते थे। और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिएगा, आगे आने वाले पेपर का भी रिव्यू आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। और आप इसमें डिस्क्रिप्शन में जाके ग्रुप में जुड़ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को आप ऑल ओवर तक रीच कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे लिंक्स मिलेंगे, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं, और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी CS प्रोफेशनल की पेपर की एनालिसिस की, तो आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।